चैप्टर वो है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। उसका एक ये प्रेजेंटेशन है, उसमें चीजें समझने में आसानी होंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूटन ने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन किस तरह से डिस्कवर किया था। वो किसी पेड़ के नीचे रेस्ट कर रहे थे, एप्पल ट्री के नीचे। वो ट्री अभी भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के लॉन में मौजूद है। ठीक है, ऐसा कहा जाता है, मैंने बहुत पहले देखा था। व्हाटएवर जो भी हो, कहने सुनने की बातें भी हैं, हो सकती हैं। तो न्यूटन वहां पेड़ के नीचे बैठे थे, तो अचानक एक एप्पल उनके सामने ऊपर से नीचे गिरा। तो उन्होंने ये सोचना शुरू किया कि ऐसा क्यों होता है कि चीजें नीचे से ऊपर की तरफ नहीं गिरती बल्कि ऊपर से नीचे गिरती। ठीक है, जब इन्होंने सोचा तो उसमें एक चीज को फाइंड आउट कर ले गए, डिस्कवर कर ले गए। वो ये चीज थी कि अर्थ के अंदर कोई ना कोई ऐसा फोर्स है जो चीजों को अपनी तरफ खींचता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्या है, हमें ये जानना है कि अंडरस्टैंड दैट एवरी मास इन द यूनिवर्स इज अट्रैक्टेड टू एवरी अदर मास। पहले तो हमें इस चैप्टर में ये जो समझना है, वो क्या समझना है ये जान लीजिए कि हर एक मास, कोई भी चीज है दुनिया में जिसमें मास है, ठीक है, यानी मैटर, कोई भी मैटर है, मैटर के अंदर क्या होता है, मास होता है और जगह घेरता है। वो हर दूसरी चीज को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। हमको ये जानना है इसमें, इस चैप्टर को अच्छे से समझने के बाद आप ये जान सकेंगे कि क्यों हर एक चीज हर दूसरी चीज को अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। ठीक है, दूसरा आउटकम क्या निकलेगा, हमें ये अंडरस्टैंड हो जाएगा, पता चल जाएगा दैट दिस अट्रैक्शन कैन बी मॉडल्ड एज अ फोर्स। इस जो अट्रैक्शन है एक दूसरे को खींचने का, ठीक है, उसको हम फोर्स की तरह समझ सकते हैं, जो कहां पे काम करता है, दैट एक्ट्स ऑन द सेंटर ऑफ द मास ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट के मास का जो सेंटर है उस पर वो ताकत काम करती है। ठीक है, एंड दैट फॉर टू massive objects the force on each point along the intersecting their centers of mass। अब इसको आप ऐसे वर्ड में समझना थोड़ा मुश्किल है, यूं समझ लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनमें कुछ मास है, दो चीजें ऐसी हैं जिनमें कुछ मास है। ठीक है, तो जो फोर्स उनके हर एक पॉइंट पर काम कर रहा है, ठीक है, किस पॉइंट पर, जो लाइन उनको इंटरसेक्ट यानी क्रॉस कर रही है, तो दोनों लाइनों के सेंटर पर बीचों बीच में काम कर रहा है। अब उसको आप फॉर्मूले के जरिए आसानी से समझ सकते हैं, यानी F इक्वल्स टू जी इंटू मास ऑफ वन ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है, आर स्क्वायर। अब यहां पर ऑब्जेक्ट्स के बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका एक फॉर्मूला डिजाइन कर दिया गया। अब देखिए, थोड़ा सा याद करें कि ग्रेविटी क्या है। ग्रेविटी थोड़ा जूम हो गया, ज्यादा बेहतर है, दिखाई देगा अब। ग्रेविटी इज वन ऑफ द फोर फंडामेंटल फोर्सेस। ग्रेविटी चार बेसिक फोर्सेस हैं, उनमें से एक है, और ये एंड इट अप्लाइज बिटवीन एनी ऑब्जेक्ट दैट हैव मास। और जिस भी ऑब्जेक्ट में मास है उसके ऊपर ग्रेविटी काम कर रही है। ठीक है, ओके, ये यूनिवर्सल है, यानी ये सारे मास जो यूनिवर्स में जितनी भी चीजें जिनमें मास या वजन है उन सब पे काम करता है। और जो फोर्सेस हैं falls to the ground from a short distance are the same as the forces that govern the motion of stars and planets। अब ये समझ लिए कि जैसे आप अगर कोई फल पेड़ से नीचे गिरा तो जो उसके ऊपर ताकत काम कर रही है, वही ताकत प्लैनेट्स को सन के चारों तरफ घुमा रही है, और वही ताकत, ठीक है, स्टार्स को, है ना, सेम एज द फोर्सेस दैट गवर्न्स। ये उसी तरह के फोर्सेस हैं जो
प्लैनेट्स का मोशन, प्लैनेट्स को चलने की वही सेम फोर्स काम कर रहा है, जो कोई चीज ऊपर से नीचे गिर रही है वही सेम फोर्स काम कर रहा है जो प्लैनेट्स स्टार्स के चारों तरफ घूमते हैं, जिनमें हमारे जो नजदीक है, जिसको हम जानते हैं कि सन के चारों तरफ 8 प्लैनेट्स घूम रहे हैं। 9 प्लैनेट से एक को प्लैनेट की लिस्ट से बाहर कर दिया गया था लेटर ऑन। तो वो 8 प्लैनेट सन के चारों तरफ उसी ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से घूम रहे हैं। ये हमेशा अट्रैक्टिव है। अट्रैक्टिव का मतलब ये है कि जितने भी मासेस हैं दुनिया में, जितना भी वजन है वो दूसरे वजन को अपनी तरफ खींचेगा। अब आइए बात करते हैं दो मासेस जो अलग अलग मौजूद हैं, यानी हमने कोई दो वजन अलग अलग कर लिए, ठीक है, मान ले, कंसीडर कर लें, सोच लें। तो ग्रेविटी क्या होता है, एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन ईच ऑफ देम। ग्रेविटी उन दोनों मासेस पे एक फोर्स लगाएगा, ठीक है। अब कह रहा हमें ये दिखाई देता है कि फोर्स वेक्टर्स पॉइंट अलोंग द स्ट्रेट। और हमेशा याद रखिए कि फोर्स एक दूसरे के सामने लगना है ना, तो एक ऑब्जेक्ट दूसरे के सामने फोर्स लगाएगा। तो जब दो लोग सामने खड़े होंगे तो एक दूसरे के ऑपोजिट वो सामने काम करेगा, ठीक है। अगर आप एक ऑब्जेक्ट की तरफ से देखेंगे तो दूसरे को वो खींचने की कोशिश करेंगे, इसका फोर्स किधर लग रहा है, उससे सामने की तरफ, सामने वाले का इसकी तरफ, ठीक है। बोथ हैव सेम मैग्नीट्यूड, और दोनों एक दूसरे पर सेम ताकत लगाएंगे, ठीक है। कंसिडरिंग टू मासेस, ग्रेविटी एक्सर्ट्स इक्वल एंड ऑपोजिट फोर्सेस। ग्रेविटी दोनों पर इक्वल और ऑपोजिट फोर्स लगाती। अब इसका मतलब ये है कि कोई भी दो बच्चे, आप अपने दोस्त से कह सकते हैं कि मेरी वजह से तुम खड़े हो और तुम्हारी वजह से मैं खड़ा हूं, नहीं तो क्या होता, एक दूसरे पे ताकत नहीं लगाते तो संभल नहीं पाते, ठीक है। अब आप इसको ये कह लिए कि ह्यूमन बीइंग्स अगर नहीं होते तो फिर धरती जो अर्थ है ये अपनी जो रफ्तार पे चल रही है इस तरह चल भी नहीं रही होती। क्यों, उसको चलाने के लिए, अट्रैक्ट करने के लिए जो फोर्स लगता है वो हम हमारे जरिए लगता है हम पे, और हम भी नहीं खड़े रह सकते थे अगर दुनिया ऐसे नहीं होती। चलिए ठीक है, अब हम क्या फाइंड करने जा रहे हैं, पेयर ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस कहाँ कहाँ लग रहे हैं उसको हम फाइंड करने जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे देख लिए, ठीक है, ए है ये एफ जी, ग्रेविटेशन का फोर्स वेक्टर दिखा रहा ना उस तरफ, उल्टी तरफ, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, अब आप गौर करेंगे तो फोर्स बी, जैसे यहाँ पे देखिए, इन दोनों ए वाली कंडीशन में दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। हमें क्या पता करना है, एक मिनट रुकिए, इसमें करेक्ट कौन सी फिगर है ये फाइंड करना है। चलिए थोड़ा इसको छोटा करें तो दिखाई देगा। अभी अभी उन्होंने क्या कहा कि फोर्सेस एक दूसरे के अपोजिट लगते हैं, ठीक है। फिगर ए में एक दूसरे की तरफ लगा ही नहीं रहे फोर्स, फिगर बी एक ही लाइन में फोर्स लग रहा है, फिगर सी में देखिए फिर डायरेक्शन अलग हो गई, फिगर डी देखिए, डी में ये देखिए एक दूसरे के सामने ऑपोजिट डायरेक्शन में, वो फिगर डी आप कह सकते हैं कि सही है, ई बिल्कुल सही नहीं है, ठीक है। अब एग्जाम्पल 1, अब देखिए ये कहा था ना कि ये आंसर दे, हमें सिर्फ ये देखना है, सिर्फ हमें ये याद रखना है कि ग्रेविटी हमेशा अट्रैक्टिव होती है। अट्रैक्टिव का मतलब एक दूसरे को अपनी तरफ खींचती है। तो इन फिगर्स में देखिए, पहले वाले में तो दोनों एक दूसरे के खिलाफ जा रहे हैं तो अट्रैक्टिव है नहीं। फिगर बी में एक दूसरे की मतलब एक ही लाइन में चल रहे हैं, ये भी सही नहीं है। सी तो बिल्कुल ही सही नहीं है। डी में देखिए एक दूसरे को अट्रैक्ट करते दिख रहे हैं, ठीक है। अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इसके ऊपर जरा बात करते हैं। न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हम कैसे यूज कर सकते हैं, ये जरा समझने की जरूरत है आपको।
ठीक है, अब ये थोड़ा मैं एडजस्टमेंट कर रहा था कि आपको बिग दिखे, थोड़ा बड़ा दिखे तो समझ में आएगा। जिसको कुछ पूछना है तो पूछ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ न्यूटन का लॉ ऑफ ग्रेविटेशन मैं पहले भी पढ़ा चुका हूँ, लेकिन अभी फिर से पढ़ते हैं। अदरवाइज माइक ऑफ कर लीजिए ताकि आवाज क्लियर रिकॉर्ड हो सके। Newton's law of gravitation can be used to calculate the magnitude of the gravitational force of attraction। ये जो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, इससे आप क्या पता कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड यानी उसका अमाउंट क्या है, कितना फोर्स काम कर रहा है, ये पता कर सकते हैं जो दो बॉडीज के बीच में लगता है। चले अब हम देखते हैं टू मासेस इन आइसोलेशन, इसकी तरफ गौर करते हैं। मास वन मास टू, इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है उसको हमने आर समझ लिया, ठीक है, आर से डिनोट कर दिया। अज्यूम करिए कि दोनों बॉडीज के पास मास और m1 और m2 हैं और वो दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमें क्या बताता है कि मैग्नीट्यूड जो ग्रेविटेशनल फोर्स का है एक्टिंग ऑन ईच बॉडी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मास। यानी फोर्स का जो मतलब कह सकते हैं क्या किलो फोर्स लगा, क्या ग्राम फोर्स लगा, इसका मतलब क्या है, वो सीधे उनके मास से जितना ज्यादा मास होगा उतना ही ज्यादा उस पर फोर्स काम करेगा। ठीक है, और उनके बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल है उनके बीच की दूरी के। जैसे दो लोग नजदीक खड़े हैं तो एक दूसरे पर ज्यादा ताकत लगा रहे हैं, ठीक है, दूर हो जाएंगे तो ताकत कम, ठीक है, दूर हो जाएंगे तो ताकत कम, पास रहेंगे तो ताकत ज्यादा। देखिए यानी उन दोनों की दूरी बीच की दूरी के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, यानी ताकत जितना रेडियस ज्यादा होगा उतनी ही कम लगेगी, जितनी दूरी पे चीजें होंगी उतना ही उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम होगा। यानी अगर चांद पे जाएंगे तो चांद से जो हम पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम होगा, ठीक है, और जब हम उससे भी दूर कहीं जाएंगे तो और कम हो जाएगा। अब नजदीक जितना आएंगे उतना ही ज्यादा फोर्स काम कर सकता है, इसको इनवर्सली प्रोपोर्शनल कहते हैं। अब यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के बारे में बात करें। कांस्टेंट मतलब जो एक वैल्यू फिक्स की गई है वो क्या है, इसके बारे में बात कर रहे हैं। जो प्रोपोर्शनैलिटी उसको बदल सकते हैं हम इक्वेशन में, F इक्वल्स टू जी। अब आप जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन था देखिए यहाँ पे बीच में ये जो आपको x जैसा दिख रहा है ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, ठीक है, उसको हम बदल सकते हैं एक कांस्टेंट उसके अंदर यूज कर लें, प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट। ये कांस्टेंट जाना जाएगा यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है, वेयर g हैज अ वैल्यू ऑफ दिस मच। g की वैल्यू ये दी हुई है, आप देखिए 6.674 इंटू 10⁻11 मीटर क्यूब पर किलोग्राम पर सेकेंड स्क्वायर। अब आप इसको क्या करेंगे, ये कांस्टेंट g जो है ये दो इंपॉर्टेंट काम है इसके इक्वेशन में। ये तो राइट हैंड साइड इक्वेशन का सॉल्व करा, वैल्यू राइट हैंड साइड यानी m1 इंटू m2 अपॉन आर स्क्वायर इंटू जी जब करेंगे तो वो वैल्यू फोर्स के बराबर आ जाएगी, ठीक है, मैच करता है साइज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स के। दूसरी बात ये भी ये करता है, दूसरा काम जो करता है वो यूनिट सेट करता है कि सेम यूनिट रहे दोनों तरफ। अब आइए लॉ ऑफ ग्रेविटेशन का कुछ और हम एग्जाम्पल्स देखते हैं, है ना, यहाँ पर एग्जाम्पल्स की बात चल रही है, इसको देखते हैं।
कंसिडर कीजिए कि दो बॉडीज, मान लीजिए दो लोग एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी पर है, हर बॉडी का मास 1 kg है। कैलकुलेट करें कि दोनों के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ग्रेविटेशनल फोर्स कितना होगा। ठीक है, तो हम इक्वेशन यूज करें, जैसे यहां पर देखिए, वी स्टार्ट बाय यूजिंग न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। आपने यूज किया तो दोनों के बीच की दूरी 1 kg, ये देखिए यहां पे और क्लियर हो गया। ये देखिए ना, आपने फॉर्मूला इस्तेमाल किया। फॉर्मूले में क्या है, F इक्वल्स टू 6.6, आपने G कांस्टेंट यूज किया, 1 kg दोनों तरफ मास है उनका और दोनों 1 मीटर दूर हैं, तो दोनों बॉडीज के बीच में 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 न्यूटन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काम कर रहा है। ठीक है, तो ये जो आपने ये वाला न्यूमेरिकल था, कितना आसानी से सॉल्व हो गया। देखिए दोनों के बीच की डिस्टेंस जो है उसको नीचे रखा आपने, 1 मीटर स्क्वायर किया और दोनों के वजन को आपस में मल्टीप्लाई किया, और उसके बाद जो ये जी है इस कांस्टेंट से मल्टीप्लिकेशन करना है। ठीक है, एक आध बार भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप ट्राई करके देख सकते हैं, नहीं आता तो उसको और डिस्कस किया जाएगा, कोई मुश्किल नहीं। अब यहाँ पर आइए, कुछ चीजें और हैं जो जाननी है हमको और आपको सर हैरान क्वेश्चन भी है। करती हैं। हाँ, एक क्वेश्चन एक तरह का है, वेरी गुड। इलस्ट्रेटिव एग्जाम्पल इसीलिए दिया जाता है कि आप चीजों को बेहतर तरीके से जान पाए। अब मान लीजिए कि ग्रेविटेशनल फोर्स दो लोगों के बीच में जिनका मास 100 किलो है, दोनों 100 केजीज के हैं, 1 मीटर की दूरी पे खड़े हैं, तो क्या करेंगे, 100 केजी मल्टीप्लाई किया ना। यहां पर ये प्रॉब्लम पैदा हुई है कि देखिए 10 टू द पावर -11 थी और वो 10 टू द पावर -7 बची। ठीक है, ऐसा क्यों पॉसिबल हुआ, आपने हंड्रेड्स देखिए ना, 4 जीरोस हैं, तो दैट मीन्स कि जो पावर है -11, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई जब करते हैं नंबर्स को तो उनकी पावर्स ऐड होती हैं, तो -10 टू द पावर -11 प्लस 10 टू द पावर यानी +4 करेंगे तो 11 में से 4 जाएगा, -7 बचेगा। हमने ये देखा कि जो रिजल्टेंट फोर्स है वो बहुत छोटा है। अब देखिए ये जो फोर्स हम पे काम कर रहा है, हम एक दूसरे को जो अट्रैक्शन प्रॉपर्टी है ये बहुत छोटी है, माइनस की पावर है। ठीक है, बहुत छोटा होता है, ये नोटिस नहीं कर पाते हम डेली लाइफ में। ठीक है, हमारे दिस फिट्स अवर एवरीडे एक्सपीरियंस ऑफ द वर्ल्ड दैट वी डू नॉट नोटिस द ग्रेविटेशनल फोर्सेस बिटवीन टू पीपल। अगर हम इसे नोटिस कर पा रहे होते तो क्या होता, नोटिस कर पा रहे होते तो ये होता कि आप ये कहते हैं मैं दुबला हूं तो मैं मोटे लोगों से मिलने से कतराऊंगा, वो मुझे ज्यादा ताकत से खींचे हुए, और जो दुबले लोग हैं, जो मोटा होता बोलता है यार इससे क्या मुलाकात की जाए, फिर बड़े मसले पैदा होते हैं। इसलिए हम इतना कम होता है कि हम नोटिस नहीं कर पाते। ठीक है, और फिर आप एक बात और भी है, आप लोग माइक बंद कर लीजिए तो आवाज बेहतर आएगी। अब देखिए कैलकुलेट फिर से कर रहे हैं, एग्जाम्पल 2 ले लीजिए, माइक ऑफ कर लीजिए, माइक बंद कीजिए। अब देखिए दो ऑब्जेक्ट, और इसका और एग्जाम्पल देखिए, दो ऑब्जेक्ट्स हैं बहुत दूर हैं एक दूसरे से, स्पेस में कहीं है। ठीक है, जो डिस्टेंस उनके सेंटर के बीच की है वो 20 मीटर है मान लीजिए, हर एक का मास 30,000 किलो है, एक का मास 30,000 किलो, दूसरे का मास 55,000 किलो। इन दोनों के बीच जो ताकत काम कर रही है वो कितनी काम कर रही है, ये हमें कैलकुलेट करना है। ठीक है, जी की वैल्यू गिवन है, आपने क्या करा, ये देखिए यहाँ पर 30,000 किलो और 55,000 किलो, इनमें टोटल जीरोस, आप 20 मीटर स्क्वायर 20 इंटू 20 करेंगे, एक एक जीरो कट जाएगा, और
देखिए इसको सॉल्व करके देखिएगा, स्क्रीनशॉट खींच लीजिए। वैसे तो वीडियो मौजूद रहेगी, आप आराम से देख सकते हैं। जब आप इसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, मैं भी स्क्रीनशॉट खींच लेता हूं और सॉल्यूशन करके आपको बताया जाएगा इसका, ठीक है, आपसे भी करवाया जाएगा। ओके, अब इधर आइए। कैलकुलेटिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अर्थ और मून के बीच में आप दोनों फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कितना है वो हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं। अर्थ का मास 5.97 इंटू 10 टू द पावर 24 और मून का मास 10 टू द पावर 22 7.34 इंटू। जो एवरेज डिस्टेंस दोनों के बीच की है वो 3,84,000 किलोमीटर है। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड, अब इसका मैग्नीट्यूड कैलकुलेट करें, जी की वैल्यू एज इट इज रखें। ये आपके लिए क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, इसको कैलकुलेट आपको करना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, आगे सॉल्व भी किया होगा लेकिन मैं इसको सॉल्यूशन आपको शो नहीं करने वाला, ये आपको करना है। चलिए हमें और क्वेश्चंस मिले। सैटर्न एंड टाइटन के बीच की डिस्टेंस सेम क्वेश्चन है, इसको भी आप स्क्रीनशॉट लेके रखिए, आप नहीं भी लेंगे तो पहुंचा दूंगा मैं, वो मेरी जिम्मेदारी। एग्जाम्पल है बट वी हैव टू फाइंड आउट, हमें खुद से सीखना पड़ेगा। जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, अच्छा ये देखिए, अब ग्राफ पे इसी को शो करने की बारी आई, उसको हम किनारे रखते हैं। अभी की पॉइंट्स के बारे में बात कर लें। मेन पॉइंट्स हमने क्या हासिल किए। फर्स्ट ऑफ ऑल मासेस अट्रैक्ट ऑल अदर मासेस। हर मास दूसरे मास को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है। अगर दो मासेस जिनके दो ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके मास m1 और m2 हैं और उनके बीच के उनके सेंटर्स ऑफ मास की बीच की जो दूरी है वो r है, r से डिनोट की गई। तो और ग्रेविटेशनल फोर्स, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन F है। तो हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन में दिखाएंगे, F इक्वल्स टू जी m1 इंटू m2 और g की वैल्यू 6.674 इंटू 10 टू द पावर -11 मीटर क्यूब पर kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर लिया गया है, ठीक है। अब आप बताइए कि इनके बीच की फोर्सेस क्या हो, कि तो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच की फोर्सेस को कैलकुलेट करने के लिए एक इक्वेशन मेंटेन हो गई। इससे क्या होता है, ग्रेविटी, अगला पॉइंट है कि ग्रेविटेशनल फोर्सेस जो हैं वो दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में हमेशा अट्रैक्टिव होते हैं, यानी एक दूसरे को अपनी तरफ खींचते हैं। एक्ट अलोंग द स्ट्रेट लाइन, और दोनों के सेंटर ऑफ यानी दोनों के बीच की डिस्टेंस पर सीधे काम करते हैं, सेंटर्स ऑफ मास पे ही काम करते हैं, ठीक है।